नमस्कार साथियों, मैं रवि एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि मंडल रिपोर्ट पे मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। आज उस कड़ी की पहली शुरुआत है और मंडल रिपोर्ट बेसिकली रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर ये रिपोर्ट जो है देश में लागू की गई है। इस रिपोर्ट को समझने से पहले आरक्षण हमारे देश में क्यों है, क्या परिस्थिति है कि आरक्षण की नियमावली लाई गई, आरक्षण के प्रावधान संविधान में लाए गए। अगर हम अपने आसपास समाज में आरक्षण के ऊपर बातचीत करते हैं तो आरक्षण आरक्षण आरक्षण, योग्यता का हनन, जातिगत आरक्षण, इससे देश में तमाम तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी अफवाहें होती हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। अगर हम आरक्षण की बात करें तो वास्तव में देश के अंदर जातिगत आरक्षण हजारों सालों से रहा है। आप कहेंगे कैसे? मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि देश के अंदर जातिगत आरक्षण रहे, लेकिन ये जातिगत आरक्षण वास्तव में आज के समय में जातिगत आरक्षण है कि इसके पहले जातिगत आरक्षण था। अगर पढ़ने का अधिकार जन्म के आधार पर किसी विशेष को दिया जाए तो क्या वह जातिगत आरक्षण नहीं है? जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति का काम डिसाइड हो, जन्म दर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके पूर्वज, उसके आने वाले भविष्य वही एक काम करता रहे, क्या वह जातिगत आरक्षण नहीं है? हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि इस देश का संविधान जब लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को, तो उस दिन से इस देश के अंदर जातिगत आरक्षण खत्म हो गया। आप कहेंगे कैसे आप कह रहे हैं? हमारे अखबारों में, हमारे समाचार पत्रों में, हमारे लिखने पढ़ने वाले आर्टिकल्स में सब जगह यही बात कही जाती है कि देश के अंदर जातिगत आरक्षण है। अगर मैं ये कहूँ कि पढ़ना पढ़ाना किसी एक जाति के आधार पर निर्धारित है तो क्या वह जातिगत आरक्षण नहीं है? अगर कपड़े धुलने का काम जन्म के आधार पर किसी एक जाति को निर्धारित कर दिया गया है, क्या वह जातिगत आरक्षण नहीं है? अगर बढ़ई का काम करने वाले व्यक्ति को जन्म के आधार पर उसको बढ़ई घोषित कर दिया गया है, क्या वह जातिगत आरक्षण नहीं है? धन अर्जित करने का अधिकार जन्म के आधार पर किसी एक समुदाय को दे दिया गया है, क्या वह जातिगत आरक्षण नहीं है? अगर इस विषय पर बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि ये तो जातिगत आरक्षण नहीं था, ये समाज में आर्थिक व्यवस्था, लोगों के अर्थ, इनकम का सोर्स था कि अगर कोई कपड़ा धुलता है, प्रेस करता है तो वो जो है अर्निंग इकट्ठा कर रहा है। तो मेरा सभी से ये सवाल है कि ब्रिटेन में भी कपड़ा धुलने का काम होता है, वहाँ धोबी नाम की जाति नहीं पाई जाती। अमेरिका में भी बर्तन बनाने वाले और जो है हंसिया बनाने वाले, फावड़ा बनाने वाले, कुदार बनाने वाले लोग पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ बढ़ई नाम की जाति नहीं पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी दूध, दही, मक्खन, घी का काम होता है, लेकिन वहाँ पर यादव नाम की जाति नहीं पाई जाती है। अन्य देशों में भी खेती किसानी का काम होता है, लेकिन वहाँ कुर्मी नाम की जाति नहीं पाई जाती है। दोस्तों, कभी इस विषय पे बात नहीं होती है कि इतिहास में जो जातिगत आरक्षण था वो किस आधार पर डिसाइड किया गया। अभी जो मैंने कहा कि संविधान लागू होने से जातिगत आरक्षण खत्म हो गया, आप मुझसे कह सकते हैं कैसे जातिगत आरक्षण खत्म हो गया? भारत के संविधान में आरक्षण 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन महात्मा ज्योतिराव फुले का सिद्धांत है। 1882 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने यह प्रस्ताव रखा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं उनको लोक सेवाओं में राज्य में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन वह आंदोलन वहां सफल नहीं हुआ। उससे भी बढ़कर जो क्रांतिकारी काम छत्रपति साहू जी महाराज ने कोल्हापुर की रियासत में किया, सर्वप्रथम देश के अंदर उन्होंने 1901 में अपने राज्य रियासत के अंदर 50% आरक्षण लागू किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस जाति को, इस जाति को, इस जाति को, इस जाति को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा, उन्होंने 4 जातियों के नाम बताए। उन्होंने कहा ब्राह्मण, प्रभु, सेवरी और पारसी, इन 4 को आरक्षण की व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा। बाकी कोल्हापुर की रियासत के अंदर आने वाले जितने भी समुदाय थे, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो वैश्य हो, कोई भी समुदाय था जिनका उनकी राज्य रियासत के अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था, उनके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन अफसोस की बात है कि जब भी समाज के पिछड़े वंचित वर्गों के अधिकारों की बात होती है, तब तक उसका विरोध खड़े करने के लिए एक विशेष वर्ग हमेशा तैयार रहता है। उस समय भी बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया, एड गणपतराव अभ्यंकर ने विरोध किया और तमाम ऐसे लोगों ने विरोध किया। एड गणपतराव अभ्यंकर का विरोध करने का तरीका इतना अनोखा था कि वो पटवर्धन राज्य रियासत के मुनीम होने के बाद भी छत्रपति साहू जी महाराज से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप इस तरीके की आरक्षण की व्यवस्था न करिए। साहू जी महाराज दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। वो अभयंकर जी को अपने अस्तबल में ले गए
और अस्तबल के कर्मचारी को उन्होंने कहा कि सभी घोड़ों के मुंह में लगे हुए जो चने के थैले हैं उसको मैदान में पलट दीजिए। कर्मचारी ने सभी घोड़ों के लगे हुए मुंह में जो चने के थैले थे उसको मैदान में पलट दिया और सभी घोड़ों को एक साथ खोल दिया। उनको जो है उनके खूंटे से जो घोड़े बने थे खोल दिया। और जो मजबूत घोड़े थे, जो ताकतवर घोड़े थे, वो एक साथ चने पे टूट पड़े और खाने लगे। जो कमजोर घोड़े थे वो पीछे रह गए। अगर वो प्रयास भी करते अपने हिस्से का चना खाने के लिए तो मजबूत घोड़े उनको पीछे से दो लत्ती मारते। तब साहू महाराज ने गणपत राव अभ्यंकर को समझाया कि ये आरक्षण की व्यवस्था किसी के हक अधिकार को छीनने के लिए नहीं दिया गया है। ये आरक्षण की व्यवस्था कमजोर को उसके अधिकार का, उसके हक का हिस्सा मिले, इसलिए इस आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। जिस प्रकार प्रत्येक घोड़े के चने को उसके हिस्से का चना बांध के दिया जाता है, उस प्रकार मैंने भी अपनी राज रियासत में ऐसी व्यवस्था कर दी है कि किसी का भी हिस्सा ना मारा जाए, सबको उसके बराबर का हिस्सा मिले। इस बात को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और गणपत राव अभ्यंकर बेचारे शर्मिंदा होकर उनको वहां जाने पड़ा। साहू जी महाराज का इतना ही योगदान नहीं है। खास तौर से मैं मंडल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं तो साहू जी महाराज की बात करना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिर्फ जो है आरक्षण पे ही काम नहीं किया, बल्कि वो जब अपनी राज रियासत के मुखिया बने तो उस समय उनके यहाँ प्राथमिक विद्यालय की संख्या 159 थी और जब उनका निर्माण हुआ तो उस समय उनके यहाँ प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 579 थी। लगभग 450 से ज्यादा उन्होंने प्राथमिक विद्यालय अपने स्कूल में खुलाए। उन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था, जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, उन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। बाबा साहब अम्बेडकर उसी छात्रवृत्ति की बदौलत आगे बढ़े और उन्होंने 500 से 1000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में महिला विद्यालय की स्थापना की। इतना बड़ा उन्होंने क्रांतिकारी काम किया और तब उस समय से देश के अंदर आरक्षण लागू हुआ। जातिगत आरक्षण नहीं लागू हुआ। जातिगत आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया गया, बल्कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका लोक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ऐसे लोगों को आरक्षण दिया गया। इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इम्प्लीमेंट किया। जब संविधान बनाया जा रहा था तो ये हुआ कि लोगों की पहचान कैसे की जाए, कौन लोग हो, किसको जो है व्यवस्था में ज्यादा हिस्सा है, किसका व्यवस्था में कम हुआ। तो एक क्रम बनाया गया। नंबर 1 शेड्यूल कास्ट, जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता है। शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जो समाज के मुख्य धारा में थे लेकिन समाज की किसी भी व्यवस्था में उनका हस्तक्षेप नहीं था, उनको जो शेड्यूल कास्ट कहा गया। जो समाज से बाहर रहकर जंगल जमीन में रहते थे, जंगलों में रहते थे, आदिवासी रहते थे, उनको शेड्यूल ट्राइब कहा गया। और जो समाज की मुख्य धारा में रहते थे, जो सेवक का काम करते थे और जिनको उनके पास भी शिक्षा नहीं थी, सम्मान नहीं था, स्वाभिमान नहीं था, प्रशासनिक हिस्सेदारी नहीं थी, उनको अन्य पिछड़ी जाति कहा गया। ये मंडल रिपोर्ट उन्हीं अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान करता है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, हमारे संविधान के अंदर आरक्षण को लेकर कौन कौन से प्रावधान है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले चीज़ तो आर्टिकल 340 पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग गठन की बात करता है। आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति जनजाति, 4142 अनुसूचित जाति जनजाति की पहचान की बात करता है। आर्टिकल 330 विधानसभाओं में आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 332 लोकसभा में आरक्षण की बात करता है, राजनीतिक आरक्षण की बात करता है। और साथ ही साथ आरक्षण की जो संविधान में डेफिनेशन दी गई, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने परिभाषा बनाई, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनका लोक सेवाओं में, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। आर्टिकल 15(4) में एजुकेशन में आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 16(4) में नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये दोनों आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। तो इस बात का भी काफी विरोध जताया गया कि लोगों को अधिकार, किसी के अधिकार को खत्म करके दूसरे को अधिकार को कैसे दिया जा सकता है। तो उस 15(4) और 16(4) को पढ़ने से पहले भी आर्टिकल 14 को पढ़ना चाहिए, जिसमें यह लिखा है, जिसमें यह बात कही गई है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार। अगर परिस्थितियां सबके सामने समान है तो सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अगर परिस्थितियां असमान है तो असमान को समान के बराबर लाने के लिए कुछ सकारात्मक असमान व्यवहार किया जाएगा। यह बात भी आर्टिकल 14 में कही गई है। अगर एक एग्जाम्पल से मैं यह समझाऊं, समान असमान को कैसे कहा जा सकता है। दो व्यक्ति हैं, एक समान है, एक असमान है। अगर दोनों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा
तो निश्चित ही जो समान है, जो पहले से प्रोग्रेसिव है, उसको और प्रोग्रेस मिलेगा। जो असमान है वो नीचे जाता चला जाएगा। यहाँ पर किसी के प्रोग्रेस को रोकने की बात नहीं कही गई, यहाँ पे कहा गई कि इक्वल ट्रीटमेंट है, इक्वल प्रोटेक्शन विद इन इक्वल ट्रीटमेंट। अगर आप अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे ट्रामा सेंटर होता है, आईसीयू वार्ड होता है, इमरजेंसी वार्ड होता है, वेंटिलेटर होता है। तो डॉक्टर के नज़र में तो सभी मरीज हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग वार्ड क्यों बने हैं? तो जो जैसा बीमार रहता है उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमारे समाज में भी जो जैसा बीमार था उसको वैसा ट्रीटमेंट दिया गया। ऐसा साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है। बड़े आश्चर्य की बात है, देश के अंदर जब सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ वो भी रिजर्वेशन को लेकर हुआ, काका कालेलकर कमीशन। और उसके बाद उसके पहले जो 1951 में जो हमारे संविधान में संशोधन हुआ, चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास और स्टेट, उसमें ये स्टैंड बिल्कुल किया गया कि जो हजारों सालों से शिक्षा से वंचित हैं उनको सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन के आधार पर आर्टिकल 15(4) के तहत आरक्षण का प्रावधान दिया जाएगा। साथियों, आरक्षण सिर्फ एक टूल है, समाज में समरसता हासिल करने का टूल है, जिसको सिर्फ एजुकेशन के बदौलत ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो आपके लिए आरक्षण का कोई मूल्य नहीं है। ये बात ज्योतिराव फूले भी जानते थे, ये बात साहू जी महाराज भी जानते थे, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर भी जानते थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 में लिखा, निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा व्यवस्था 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू होगी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि दलितों के बच्चों को एक समान शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा पिछड़ों के बच्चों को एक समान शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि गरीबों के बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट लिखा, भारत के समस्त 7 से 14 वर्ष के बच्चों को एक समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। क्योंकि वो जानते थे, वो हजारों सालों की गुलामी की व्यवस्था को जानते थे, इसलिए उन्हें पता था, वो अपने महापुरुषों को जानते थे, वो ज्योतिराव फूले को अपना गुरु मानते थे। साहू जी महाराज ने उनको अम्बेडकर को डॉक्टर अम्बेडकर बनाया, तो उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने वाले महापुरुष थे। वो जानते थे जिस समाज के पास धन नहीं है, खेत नहीं है, खलियान नहीं है, मकान नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है, व्यापार में हिस्सेदारी नहीं है, उनको अगर आने वाले समय में प्रोग्रेसिव होना है, सूट बूट वाला बनना है, जैसे मैं पहन के बैठा हूँ, तो उनके लिए जो शिक्षा है उसको सबसे बड़ा हथियार संविधान के अंदर बनाना पड़ेगा, और आरक्षण का हथियार सबसे बड़ा हथियार बनाना पड़ेगा, तभी वो आने वाले समय में प्रोग्रेसिव हो पाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ जो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 340 के तहत पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया 1953 में, जो राष्ट्रपति के आदेश से 1953 में लागू किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। और काका कालेलकर की कमीशन भी देश में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, उसके पीछे भी कई कारण है। कोशिश करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग यह वीडियो देखेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगले वीडियो में हम काका कालेलकर कमीशन के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।